बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 9 का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स के का डिफिनीशन पढ़ेंगे और फ़िज़िक्स के ब्रांचेस के मुतालिक का पढ़ेंगे। तो चलो जी देखते हैं फ़िज़िक्स क्या है और इसकी शाखें कितनी है, और हर एक शाख को अलग-अलग हम एक ज़बरदस्त तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। सो फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का एक शाख है। विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? मैटर एंड एनर्जी। बस ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि फ़िज़िक्स क्या है, तो आपने इसको फ़ौरन जवाब देना है कि मैटर एंड एनर्जी का मुताला, मैटर एंड एनर्जी का मुताला, जिसमें हम तवानाई और मादे का मुताला करते हैं। सो मैटर क्या है? मैटर जो है ये हमारे साथ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास, यानी एनीथिंग, हर वो चीज़, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ mass. Okay, so anything which occupies space and has some mass are called as a matter. इसको हम मादा कहते हैं। और मास क्या है, तो मास के बारे में भी आप जान ले, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। सो मैटर और मास एक ही बात है, बस इसको हम इंटरचेंजेबली यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एनर्जी क्या है? द कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, किसी बॉडी की काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? तवानाई कहते हैं। तो इसमें हमने बात की किसी जिस्म की काम करने की सलाहियत। काम, तो काम क्या है फिज़िक्स में? काम जिस चीज़ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो चीज़ थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, तो इसको हम काम कहते हैं फिज़िक्स में। तो वो भी एनर्जी है। तो इस बारे में इंशाल्लाह हम अगली क्लासेस में यानी वर्क का एनर्जी और पावर में इस पर बात करेंगे। इसके बाद आता है हमारे साथ ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, फिज़िक्स की शाखें, जिसमें नंबर फर्स्ट वन है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किस चीज़ को कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी मोशन। अगर कोई आपसे पूछे कि मैकेनिक्स क्या है, तो आपने फ़ौरन जवाब देना है जिसमें हम मोशन का मुताला करें, यानी इसमें हरकत का मुताला होता है। ओके, सो मैकेनिक्स के भी दो ब्रांचेस है। मैकेनिक्स का एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स और दूसरा ब्रांच है डायनेमिक्स। सो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मोशन, यानी स्टडी ऑफ मोशन बिहेवियर, के हरकत किस तरह है विदाउट इट्स काज, यानी इसमें हम सिर्फ मोशन का बिहेवियर स्टडी करते हैं, इस मोशन किस वजह से है ये स्टडी नहीं करते हैं। यानी मोशन तो हमेशा एक ही चीज़ की वजह से होता है, जिसको हम फोर्स कहते हैं। अगर फोर्स ना हो तो मोशन भी नहीं होगा। लेकिन इस ब्रांच में हम फोर्स का मुताला नहीं करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि मोशन है किस तरह, हाउ द मोशन इज। वी डू नॉट स्टडी द वाई ऑफ मोशन, वी ओनली स्टडी द हाउ ऑफ मोशन इन काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स की मिसालों में आता है फॉलिंग बॉडीज, एक चीज़ ऊपर से गिरती है, ये किस तरह हरकत करती है, इसको हम स्टडी करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, आगे पीछे हरकत जो होता है इसमें, या टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, आगे पीछे अप एंड डाउन मोशन, इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, इसका मुताला करते हैं। रोटेटरी मोशन, एक जिस्म अपने ही एक्सिस पर इस तरह हरकत करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन या स्पिनिंग मोशन कहते हैं। इसमें हम सर्कुलर मोशन यानी रिवोल्यूशन भी स्टडी करते हैं। सर्कुलर मोशन असल में दो किस्म के होता है। सर्कुलर मोशन जो है, सर्कुलर मोशन दो किस्म का होता है, एक होता है रोटेटरी मोशन और एक होता है रोटेटरी और स्पिन, और दूसरा होता है हमारे साथ सर्कुलर मोशन का रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, ये दोनों काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। रोटेशन को हम घूमना कहते हैं, स्पिनिंग या रोटेशन इसको हम घूमना कहते हैं, और रिवोल्यूशन को हम गर्दिश कहते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज न हो, ये दोनों सर्कुलर मोशन है, बट इसमें इंटरनल एक्सिस पर मोशन होता है और इसमें एक्सटर्नल एक्सिस पर मोशन। लाइक वी से दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन
सो वो ज़मीन सूरज की गिर्द गर्दिश करती है। हम इस तरह नहीं कहते कि ज़मीन सूरज की गिर्द घूमती है, यह गलत होगा, लेकिन ज़मीन सूरज की गिर्द गर्दिश करती है, ये बात ठीक है। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, वी कैन नॉट से दैट अर्थ रोटेट अबाउट द सन। तो हम इस तरह नहीं कह सकते, या सिर्फ हम इस तरह कह सकते अर्थ रोटेट अबाउट और स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इस तरह हम कह सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कह सकते कि सन के इर्द गिर्द ये रोटेशन करती है। नहीं, ये रोटेशन नहीं करती, ये रिवोल्यूशन करती है। ओके जी, सो ये तो काइनेमेटिक्स हो गया, जो कि मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। मैकेनिक्स का दूसरा ब्रांच है, इसको हम कहते हैं डायनेमिक्स। सो डायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स काज। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि भाई डायनेमिक्स क्या है, तो आपने फ़ौरन जवाब देना है कि इसमें हम मोशन का मुताला करते हैं, लेकिन मोशन है क्यों, यानी इसमें हम वो मोशन का क्यों भी स्टडी करते हैं, वाई द मोशन इज़, ये भी स्टडी करते हैं। तो मोशन तो फोर्स की वजह से होते हैं, तो इसमें हम फोर्स भी स्टडी करते हैं, मोशन और फोर्स दोनों को स्टडी करते हैं, जैसा कि टार्क, फोर्स, मोमेंटम वगैरह। तो ये सब के सब किस चीज़ में आते हैं? डायनेमिक्स में आते हैं। डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स, तो ये मैकेनिक्स के ब्रांचेज है। इसके बाद फिज़िक्स का जो दूसरा ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लाइट, रोशनी का मुताला करते हैं। ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? रोशनी का मुताला। तो रोशनी का मुताला हम किस तरह करते हैं? इसको हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। एक को कहते हैं हम रे ऑप्टिक्स या जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरे को हम कहते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स भी इनको हम कह सकते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम स्टडी ऑफ लाइट, दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेज, स्टडी ऑफ लाइट विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेज। अगर आपको कोई कहे कि जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में का डिफिनीशन क्या है, तो आप फ़ौरन बताना है आपने कि हम इसमें रोशनी स्टडी करते हैं जो कि रेस की सूरत में हरकत करती है, यानी स्ट्रेट लाइंस की सूरत में हरकत करती है। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने मिरर, लेंसेज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म, मंशूर वगैरह ये चीज़ें जो है एंडोस्कोपी, एंडोस्कोप जो होते हैं, या हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्टिकल डिवाइसेस को स्टडी करते हैं। लेकिन फिज़िकल ऑप्टिक्स में हम वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, यानी फिज़िकल ऑप्टिक्स में हम वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। यानी लाइट के वेव प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है? डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट्सेट्रा। सो ये क्या हो गए? फिज़िकल ऑप्टिक्स में आता है। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भाई हम क्या पढ़ते हैं? द ब्रांच इन विच वी स्टडी चार्जेस एट रेस्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है, सो जस्ट वन पॉइंट आंसर, चार्जेस एट रेस्ट। यानी इसमें हम चार्जेस को रुकी हुई हालत में स्टडी करते हैं। तो ये हो गया भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह, कैपेसिटर वगैरह, इसको हम मुताला करते हैं, इसका मुताला, या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हो, इसका मुताला करते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड डायनेमिक्स मीन्स व्हाट? मोशन। सो डायनेमिक्स यानी चार्जेस इन मोशन। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, तो आपने फ़ौरन जवाब देना है द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, लाइक करंट। करंट में क्या होता है? चार्ज मोशन करता है, हरकत करता है। तो भाई ये हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी कर। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन रेस्ट, इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड डायनेमिक मीन मोशन। सो इसके बाद हम अदर ब्रांचेस की तरफ जाएंगे, आप ये लिख सकते हैं। तो अच्छा जी, हमने दूसरे ब्रांचेस के बारे में भी बात करनी है। तो पांचवा ब्रांच जो है फिज़िक्स का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इन दिस ब्रांच वी स्टडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्जेस। कौन सी इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्जेस का जो मैग्नेटिसी असर होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो अगर हम ये कहें कि एक चार्ज है, ये रेस पर है, इसका स्पीड 0 है, तो इसके साथ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर एक चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ जाती है, तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। लेकिन अगर एक चार्ज कांस्टेंट स्पीड से नहीं, यानी वेरिएबल स्पीड्स के साथ जा रही होती है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा।
यानी एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एमिट करते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस तरह इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म के बाद हमारे साथ आता है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में अगर कोई आपसे पूछे कि एटॉमिक फिजिक्स क्या है तो आपने इसे बताना है कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। स्टडी द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, यानी अलग-अलग एटम के हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ इसमें हम स्टडी करते हैं। सो एटॉमिक फिजिक्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, इसको हम स्टडी करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में हम लेज़र का मुताला करते हैं, एक्स रेस का मुताला करते हैं। तो ये हो गया हमारे साथ एटॉमिक फिजिक्स। इसके बाद आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है तो आपने इसे फ़ौरन दो टोक जवाब देना है कि इसमें हम न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स को स्टडी करना है। सो न्यूक्लियस का जमा होता है न्यूक्लियाई। ओके, सो मैनी न्यूक्लियाई यानी एटम्स के न्यूक्लियाई के मुताले को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन ये पढ़ते हैं, किस तरह इसका नेचर क्या है, ये क्यों पैदा होते हैं, किस तरह पैदा होते हैं, तो ये इसमें स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, जब न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं तो इससे एक और न्यूक्लियस बन जाता है, तो ये पढ़ते हैं। या इसमें हम यूरेनियम जो होता है ये खुद ब खुद यानी टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये दो टुकड़ों में तकसीम होता है, तो फिशन जो होता है तकसीम को कहते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन वगैरह ये पढ़ते हैं, कार्बन डेटिंग वगैरह ये सब कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है। इसके बाद आता है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। इन दिस ब्रांच वी स्टडी, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, बिहेवियर स्टडी करते हैं। किस चीज़ का बिहेवियर स्टडी करते हैं, किस चीज़ का नेचर स्टडी करते हैं, पार्टिकल का, एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, फोटॉन्स का एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन मॉलिक्यूलर एंड सब मॉलिक्यूलर डोमेन या रिलीम जो होता है एरिया होता है। तो क्वांटम फिजिक्स में हम पार्टिकल के बिहेवियर का मुताला करते हैं, जिसमें हमारे साथ एटम, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और हर एक चीज़ जो कि मॉलिक्यूलर या सब मॉलिक्यूलर एरिया में आता है, तो इसका हम क्वांटम फिजिक्स में मुताला करते हैं। इसके बाद आता है हमारे साथ पार्टिकल फिजिक्स। सो पार्टिकल फिजिक्स नाम से भी जाहिर है कि पार्टिकल फिजिक्स का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। इसमें हम नेचर ऑफ पार्टिकल को स्टडी करते हैं, जस्ट नेचर ऑफ पार्टिकल स्टडी करते हैं। दैट कॉन्स्टिट्यूट जो कि बनाता है, किस चीज़ को बनाता है, पार्टिकल मैटर को बनाता है और रेडिएशन को बनाता है। दैट कॉन्स्टिट्यूट मैटर एंड रेडिएशन, ऐसे पार्टिकल का मुताला इसमें हम करते हैं जो कि मैटर और रेडिएशन को बनाता है। इसमें हमारे साथ आता है क्वार्क्स आते हैं। क्वार्क्स फिर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, अप, डाउन, टॉप, चार्म। जिस तरह हमारे साथ जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो है ये 3 क्वार्क से बना है। ये एक होता है अप क्वार्क, दूसरा भी अप क्वार्क है और तीसरा जो होता है इसमें डाउन क्वार्क होता है। इस तरह न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन ये 3 क्वार्क से बना है। इसमें आता है 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क इसमें आता है। तो टॉप, डाउन, अप, बॉटम ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्वार्क्स है, तो ये पार्टिकल्स में आते हैं। लिप्टॉन्स का मुताला करते हैं हम, फोटॉन्स का मुताला करते हैं, बोसॉन्स का मुताला करते हैं, तो ये पार्टिकल फिजिक्स में आता है। ओके जी। इसके बाद आखिरी ब्रांच है फिज़िक्स का, इसका ही भी मुताला करेंगे जो कि रिलेटिविटी है। तो दोस्तों अच्छा जी, 10वीं ब्रांच है हमारे साथ फिज़िक्स का, इसको हम कहते हैं रेडिएशन फिज़िक्स। सो चलो जी, रेडिएशन फिज़िक्स के बारे में बात करते हैं कि रेडिएशन फिज़िक्स क्या है। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ रेडिएशन। इसमें हम रेडिएशन जो है इसके खसूसियात और इसका इस्तेमाल, इसके बारे में हम पढ़ते हैं रेडिएशन फ़िज़िक्स में। तो रेडिएशन फ़िज़िक्स कितने रेडिएशन है हमारे साथ इस दुनिया में, तो आप इसको याद करने के लिए मैं एक आसान सा फार्मूला बताता हूँ कि आपने रेडिएशन को किस तरह याद करना होता है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं मारिया इनफेरादी विग आवर
ज़ारा गाती है। चलो जी, ये हो गया फार्मूला। मारिया, मारिया का मतलब हो गया यहाँ पर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स, इससे पहले आता है रेडियो, रेडियो वेव्स। मारिया, इनफरादी का मतलब होता है IR। ओके जी। यहाँ वीक का मतलब हो गया विजिबल, विजिबल रेडिएशंस। आवर का मतलब हो गया अल्ट्रा वायलट। ज़ारा का मतलब हो गया एक्स रेज। और गाती है, गाती है, गाना गाती है। चलो जी, इसका मतलब हो गया हमारे साथ क्या हो गया इसका मतलब, गेमा रेज। हाँ, चलो जी, गेमा रेज। तो ये हमारे साथ हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज के ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है हमें कि अगर हम इस तरह जाते हैं, यानी रेडियो, माइक्रो, IR, विजिबल, UV, एक्स रेज, गेमा रेज, इस तरह आते हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर वेवलेंथ जो होता है ये डिक्रीज़ होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होता है ये बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है जी। और इसका जो C होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, वो 3 ज़रबे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ये इन सब रेडिएशन का एक ही स्पीड होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है। क्यों कांस्टेंट नहीं होगा भाई? अगर वेवलेंथ डिक्रीज होती है तो इसके साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो ये स्पीड कांस्टेंट रहता है। चलो जी, मारिया इनफरादी वेग और ज़रा गाती है। मारिया का मतलब हो गया माइक्रोवेव IR, और वीक का मतलब होता है विजिबल। सो विजिबल को हम इसका फार्मूला है विबजियोर, विबजियोर। ओके जी, कोई इसको विबगियोर कहते हैं या विबजियोर, इसका इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आर का मतलब हो गया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलट। वायलट और इसके बाद अल्ट्रा वायलट, यानी इससे भी वायलट, अल्ट्रा। ओके जी। सो इसमें भी ये बात है कि अगर हम इस तरह जाएंगे तो वेवलेंथ जो होता है, ये वेवलेंथ हो गया भाई, अगर हम इस तरह जाते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है इन रंगों में भी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आपने सुना है कि रेड का जो होता है वो वेवलेंथ इसका बहुत ज़्यादा होता है, और वायलेट का वेवलेंथ बहुत कम होता है, और इसके साथ साथ अल्ट्रा वायलेट एंड सो ऑन ब्ला ब्ला। चलो जी, तो इसमें हम रेडिएशन फिजिक्स में इन रेडिएशन का मुताला करते हैं। एक्सरेस का इस्तेमाल किस तरह होता है, इससे हम क्या इस्तेमाल होता है एक्सरेस का। तो अगर किसी का हाथ पाँव टूट जाता है तो हम इसका एक्सरे निकालते हैं और इसका स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं। इसके बाद गेमा रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इन सब का अलग-अलग इस्तेमाल जो होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है फिज़िक्स में इसका। ओके। इसके बाद आता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांच है फिज़िक्स का, वो है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी के मुतालिक आप एक फ़िल्म देख सकते हैं, जिसको मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ। इसका नाम है इंटरस्टेलर। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। इसमें ब्लैक होल है, जो एक आदमी होता है ब्लैक होल में चला जाता है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जाता है, तो इसके लिए टाइम रुक जाता है। तो इसकी एक छोटी सी बच्ची होती है, जब वो आता है वापस तो वो 80 साल की होती है, और जब वो वापस आता है ब्लैक होल से, तो इसका उम्र जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसके लिए तो टाइम रुका हुआ होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप इस इंटरस्टेलर मूवी में, आप हॉलीवुड की जो मूवी है इसमें देख सकते हैं। सो रिलेटिविटी, व्हाट इज रिलेटिविटी? स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स एट वेरी वेरी हाई स्पीड्स। यानी इसमें भी हम मोशन को स्टडी करते हैं, मूविंग बॉडीज़ को स्टडी करते हैं, बट इसमें एक बात याद रखें कि इसमें हम मोशन को वेरी वेरी हाई स्पीड के साथ स्टडी करते हैं। यानी इसका स्पीड नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। वी मटेरियल द स्पीड ऑफ मैटर, एंड सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। ओके जी। एंड ग्रेविटेशन, और इसमें ग्रेविटेशन को भी शामिल किया गया है, यानी इसको ग्रेविटेशन को भी रिलेटिविटी में हम इसका मुताला कर सकते हैं। ओके जी। सो ये रिलेटिविटी का जो नज़रिया था, ये किसने दिया था? आइंस्टाइन बाबा ने इसका नज़रिया दिया था। उन्होंने कहा था कि स्पेस और टाइम जो है, स्पेस और टाइम ये रिलेटिव है, ये फिक्स नहीं है, रिलेटिव है। तो इसका मतलब यह हुआ, ऑल मोशन नीड ए फ्रेम ऑफ रिफरेंस। हवाले का फ्रेम चाहिए होता है,
तमाम जितने भी मोशंस है इस दुनिया में, इसको स्टडी करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हवाले का फ्रेम। किस चीज़ के हवाले से आप मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं? ज़मीन से आप मोशन को स्टडी कर रहे हैं, या आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से किसी चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं? तो आप सेकंड चैप्टर में इसमें बारे में पढ़ेंगे कि मोशन एंड रेस्ट ये रिलेटिव होते हैं, ये भी फिक्स नहीं होते। सो इसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बताता चलूँ, सिंस लेंथ इज़ अ रिलेटिव, क्योंकि लेंथ जो है ये रिलेटिव है, सो स्पेस कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। जो स्पेस है हमारा ये भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, ये भी फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट के साथ जाता है तो इसके लिए ये यूनिवर्स जो है ये बहुत बहुत स्मॉल दिखाई देगी, उनको ये यूनिवर्स बहुत स्मॉल दिखाई देगी। यानी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ जाते हैं तो हमारा लेंथ कंट्रैक्ट हो जाता है, सो लेंथ कंट्रैक्शन का फिनोमिनन आता है। इस तरह टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड आल्सो, वक्त भी जो है ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी रुक सकता है। हम वक्त में आगे देख सकते हैं, हम वक्त में पीछे देख सकते हैं, हम माजी को देख सकते हैं, हम मुस्तकबिल को देख सकते हैं, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन यानी वक्त के साथ साथ हरकत शुरू करें। तो इस फिनोमिना टाइम के बारे में आप अगर मज़ीद जानना चाहेंगे तो स्टीफन हॉकिंग का मुताला करें, उन्होंने एक किताब लिखा है टाइम, तो आप इसका मुताला कर सकते हैं भाई। इसके साथ जो 12th ब्रांच है फिज़िक्स का, वो एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स में हम हेवनली बॉडीज़ का मुताला करते हैं, यानी बड़े बड़े अजसाम, हेवनली बॉडीज़, बड़े अजसाम, बॉडीज़ अजसाम, बड़े बड़े अजसाम का मुताला करते हैं। लाइक गैलेक्सीज़, हमारे साथ बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज़ है। विजिबल यूनिवर्स जो है ये हमारा, जो हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं इसका नाम है मिल्की वे। इसके बाद वो आता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, मैगेलेनिक क्लाउड। सो डिफरेंट टाइप ऑफ गैलेक्सीज हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं। सोलर सिस्टम इसमें हम स्टडी करते हैं, जो निज़ाम शमसी जिसमें 9 सियारे हैं और एक सूरज है दरमियान में। ये सारे सियारे गिर्द इस सूरज के गिर्द घूमते हैं। तो चलो जी, एंड द फेट ऑफ यूनिवर्स, और ज़मीन की तकदीर, ये कायनात की जो तकदीर है, इसका मुताला भी हम एस्ट्रोफिज़िक्स में कर सकते हैं। इसके साथ 13वां ब्रांच है फिज़िक्स का, और भी बहुत सारे ब्रांचेस है, सारे को हम स्टडी नहीं कर सकते। बहरहाल जो ज़रूरी थे 9th के लिहाज से वो हमने इकट्ठे किए यहाँ पर। सो प्लाज्मा फिज़िक्स, प्लाज्मा जो है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक हमने पढ़ा है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट द मैटर इज आल्सो हैविंग अनदर स्टेट विच इज़ कॉल्ड एज अ प्लाज्मा। सो प्लाज्मा क्या होता है? अगर हम एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इस वो आयन बन जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ हवा में रह जाता है। यानी अगर हम किसी ऐसा सिस्टम बनाए, अगर हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें बहुत ज़्यादा एटम्स हो, जिसमें बहुत ज़्यादा एटम्स हो, और इन सारे एटमों से हम इलेक्ट्रॉनों को निकाले, इसके आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉनों को निकाले, तो आयंस और इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर बन जाएगा, और इस समंदर को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। और ये प्लाज्मा कहाँ पर रहती है? ये प्लाज्मा जो है सूरज के इर्द गिर्द होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो वहाँ पर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ प्लाज्मा सूरज के साथ होता है।